ठीक है, चलो। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। यह सबसे पुराना TUI टेक्सचुअल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड, जहाँ पर सिर्फ आप टाइप कर सकते हैं, जिसे कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। हमने दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उसमें ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है ये MS DOS। फिर सेकंड पॉइंट है, MS DOS को शुरुआत में 86 DOS बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ये 86 DOS करके ही डेवलप किया गया था 1981 में टिम पीटरसन ने, जो सीटल कंप्यूटर प्रोडक्ट करके एक कंपनी थी उसके अंतर्गत, ठीक है। उसको फिर बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने जब खरीद लिया तो फिर उसका नाम MS DOS कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट का शॉर्ट फॉर्म MS, ठीक है। फिर है, ये क्या है, एक 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक टाइम पर 16 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है। 16 बिट समझ रहे हैं आप सब क्या होता है? 16 बिट, बिट क्या होता है? यस मैम, मेमोरी कैपेसिटी जो होता है। हाँ, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। जी मैम। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट और ये कि एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सिंगल यूज़र कैसे? क्योंकि ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें सिर्फ आप कमांड देंगे, और जब कमांड देंगे तो एक बार में एक ही कमांड दे सकते हैं आप, ठीक है। तब वो प्रोसेस होगी, उसके बाद ही जब उसका आउटपुट आ जाएगा प्रोसेस होने के बाद, तभी आप नेक्स्ट कमांड दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये सिंगल यूज़र हो जाता है और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, लिमिटेशन भी कह सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब अब पहले जब ये बना था तो उस समय तो ये पहले नया नया बना था कि सिंगल यूज़र भी कम से कम एक यूज़र तो यूज़ कर पा रहा है इसको, एक टास्क भी परफॉर्म हो पा रहा है ना। फिर उसके बाद जब नए नए वर्जन्स जब बनने लगे, जब नए नए वर्जन्स आए इसके, नए नए फीचर्स ऐड करके, नए नए फंक्शंस ऐड करके कि इसमें ये चीज़ें भी हो सकती हैं, तब फिर ये लगने लगा कि जब पहला जो सबसे पहला जो डेवलप किया गया था उसमें ये लिमिटेशंस थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और CD चेंज डायरेक्टरी। ये क्या है? ये दो कमांड है, PWD एक कमांड है और CD एक कमांड है, ठीक है। इनके फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं कि ये कमांड का क्या मतलब है, किस लिए ये कमांड लिखी गई है ना। फिर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स कि जो डायरेक्टरी है, जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट की है उसको प्रिंट करने के लिए वो कमांड है, ठीक है। CD चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। मतलब इस तरीके के कमांड्स का हम प्रयोग करते हैं डॉस में, ठीक है। कैसे? हार्ड ड्राइव पर फाइलों को ब्राउज करने के लिए, है ना। अब ये जो हमारा MS DOS है, इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि ये डिस्क ऑपरेटिंग बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। डिस्क मतलब हमारे सिस्टम में, हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में क्या होता है? डिस्क, ठीक है। क्या होता है डिस्क? प्रश्न है ये। मैम डिस्क जो होता है कि हमारे स्टोरेज, मतलब जो स्टोरेज को ये करता है ना, जो भी मतलब हम लोग कमांड जो देते हैं, मतलब जो भी हम लोग वर्क करते हैं वो स्टोर करने का काम करते हैं ना। हम्म, सारा काम डिस्क पर ही होता है, हमारे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, इवन हम फ़ोन पे भी जो भी काम कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, जो भी काम कर रहे हैं वो सारा काम हमारा डिस्क पे होता है, ठीक है। तो हमारे लैपटॉप में, सिस्टम में डिस्क होती है हार्ड ड्राइव डिस्क, ठीक है, जिस पर हमारा सारा डेटा सेव रहता है, ठीक है। हार्ड ड्राइव पे ही हमारा OS लोड होता है। लेकिन जब हम OS का यूज़ करते हैं तब वो किस में आ जाता है? रैम पे आ जाता है। जैसे कि मैं अभी अपने लैपटॉप से आप लोगों से कनेक्ट मैंने किया है, तो मेरा विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये किस पे लोड हुआ है? रैम पे अभी चल रहा है। जब मैं सिस्टम बंद कर दूंगी तो ये वापस से ड्राइव हार्ड डिस्क पे चला जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसके दो वर्जन हैं, दो वर्जन में ये उपलब्ध था MS DOS, ठीक है। पहला था PC DOS, PC मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, जो IBM द्वारा विकसित किया गया था। IBM जान रहे हैं आप क्या है? यस मैम, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट करके है ना ना, वो आईबी कंपनी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। हाँ मैम। ये प्रोसेसर डेवलप करती है कंपनी, ठीक है।
तो इसे बनाया था IBM कंपैटिबल निर्माताओं को बेचने के लिए, ठीक है। IBM कंपैटिबल, जैसे IBM क्या करते हैं, प्रोसेसर्स डेवलप करते हैं सिस्टम्स के लिए, मोबाइल फ़ोन्स के लिए और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। तो उसी तरह और भी कई कंपनीज़ थी जो इस तरीके से डेवलपमेंट करती थी। तो उनको उनको एक इन्होंने जब डेवलप किया तो अब ये सबसे पहला डेवलपमेंट हुआ था OS का। किसी के पास कोई OS की कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरीके का भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है और हम उस पर कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। तो ये डेवलप जब हुआ तो फिर ये बाकी कंपनियों को भी क्या किया गया, इसको सेल किया गया। फिर दूसरा वर्जन ये था MS DOS, ठीक है। ये 86 DOS को माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, $75,000 में खरीद लिया, ठीक है। और फिर 1982 में इसे IBM PC के साथ MS DOS 1.0 के नाम से रिलीज़ किया, मतलब कि पहला वर्जन उन्होंने रिलीज़ किया 1982 में। 1981 में तो ये डेवलप हुआ था, ठीक है। तो ये दो तरीके से डेवलपमेंट हुई थी, दो वर्जन्स में डेवलपमेंट हुई थी। तो ये दोनों डेवलपमेंट हुआ था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये पहला जो MS DOS है ये पहले 86 DOS नाम से बना था। फिर माइक्रोसॉफ्ट के खरीदने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का उसके ऊपर अधिकार हो गया, तो फिर उन्होंने अपना नाम उसको दे दिया, तो वो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से उसका नाम हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ये क्या है, पूरी तरीके से यूज़र निर्भर है। क्यों? क्योंकि यूज़र जो भी टाइप करेगा उस हिसाब से काम करेगा, है ना। तो DOS आधारित कंप्यूटर जो भी कार्य करने होते हैं उनके लिए इनपुट के लिए जो भी सब कुछ टेक्स्ट फॉर्म में लिखकर कमांड देना होता है, ठीक है। और उसका आउटपुट भी हमारे सामने टेक्स्ट फॉर्म में ही आता है, ठीक है। आप कोई भी इनपुट देंगे तो आपको टेक्स्ट फॉर्म में ही देना है, कमांड आप टेक्स्ट फॉर्म में ही देंगे तो आउटपुट भी आपको टेक्स्ट फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित कंप्यूटर पर कार्य करना कठिन होता है क्योंकि हर एक कार्य को करने के लिए कमांड की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए यूज़र को बहुत सारे कमांड याद रखने होते हैं, ठीक है। अब इसमें ग्राफिक्स का कोई यूज़ नहीं है कि आपको कोई ग्राफिक्स दिखाई देगा, ठीक है। आपने क्या किया, कोई भी कमांड आपने दिया, ओपन डायरेक्टरी के लिए आपने कमांड दे दी, तो सी ड्राइव में आपने जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम कोई कमांड देते हैं कि मान लो मैंने ड्राइव ओपन करने के लिए कमांड दी, तो वो क्या करेगा, यदि मैंने कमांड सही दी है, जो जिस तरीके की कमांड है, जैसे कि हम आगे स्लाइड में हमने पिछली स्लाइड में देखा था PWT था ना, PWT था क्या था, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, है ना। वर्किंग डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी अभी काम कर रही है, जो अभी डेवलप की गई है, जिसमें हमारे डेटा है, ठीक है, तो वर्किंग डायरेक्टरी होता है। तो PWD की जगह यदि मैं PVD दे दूंगी या मैं कोई और लेटर दे देती हूँ तो फिर वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो जो जैसी कमांड है उसको वैसे ही देना पड़ता है। यदि आपने एक डॉट भी एक्स्ट्रा लगा दिया तो वो कमांड नहीं चलेगी, ठीक है। तो DOS ये हमारा क्या है, DOS यहाँ लिमिट हो जाती है, DOS की लिमिट यहाँ पर हो जाती है कि आपने जैसी कमांड दी है वैसी, मतलब जैसी कमांड है उसकी जो डेवलप की गई है वैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो ही वो काम करेगी, नहीं तो वो आपको एरर दे देगी, वो आगे आपका काम होगा नहीं, मतलब कोई भी काम आप फिर आगे नहीं कर पाएंगे जब तक आप उस पॉइंट पे क्लियर नहीं करेंगे उस कमांड को, वो प्रोसेस होकर प्रॉपर आउटपुट नहीं देगी, तब तक आप नेक्स्ट कमांड नहीं चला सकते, ठीक है। तो इसी को देखते हुए कि हर एक कार्य को करवाने के लिए बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारी कमांड्स, तो अब इतनी सारी कमांड्स यूज़र को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो मतलब जो यूज़ करते हैं उनको पूरी कमांड्स याद रहनी चाहिए, तभी वो इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब एक बात और मैं बताती हूँ MS DOS के बारे में कि क्या है, ठीक है। जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सब आप सभी जान रहे हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 आप लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम ओपन करते हैं हमारे सिस्टम में तो ये लोड होता है, तो कैसे होता है, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या होती है, DOS की एक फ़ाइल होती है। जब भी आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो DOS की यह फ़ाइल रन करती है, ठीक है। अगर DOS की फ़ाइल डिलीट हो गई तो आपका विंडो काम नहीं करेगा, ठीक है। मीन्स कि आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए भी DOS फाइल होती है, आप उस फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। तो मीन्स हमारा DOS अभी भी उपयोग में आता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये किस पे चलता है, हार्ड डिस्क पे चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है DOS के संस्करण, मीन्स की वर्जन्स। तो 1981 में, ठीक है, PC DOS करके आया था हमारा, ये क्या था, यह ऑपरेटिंग सिस्टम पहला ऑफिशियल वर्जन था जो अगस्त 1981 में जारी किया गया था। इसे IBM PC पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ठीक है ना। IBM के जो PC थे, मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स थे, उस पर इसको उपयोग करने के लिए बनाया गया था। फिर 1982 में
MS DOS 1.25 करके वर्जन आया। ये OS का पहला वर्जन था जिसका नाम क्या दिया गया था, MS DOS, ठीक है ना। 1981 में जब टिम पीटरसन ने इसको डेवलप किया था तब इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट नहीं था, मतलब MS DOS नहीं था। MS DOS इसका नाम बाद में रखा गया जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अधिकार ले लिए, ठीक है। फिर 1983 में भी एक MS DOS आया था, लेकिन वो मतलब चर्चित नहीं रहा, बहुत उसका उपयोग में नहीं रहा, तो इसलिए वो इस संस्करण की लिस्ट में नहीं है। फिर है 1983 MS DOS 3.0, इसे अगस्त 1984 में IBM PC-80 के लिए जारी किया गया था, है ना। PC-80 मीन्स पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो पर्सनल कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड थे उसके लिए MS DOS 3.0 डेवलप किया गया था। देन 1985 में MS DOS 3.1 आया, ठीक है। अप्रैल 1985 में MS DOS फॉर नेटवर्क्स को प्रस्तुत किया गया था। यह DOS का पहला वर्जन था जो कि लोकल एरिया नेटवर्क को सपोर्ट करता था, मीन्स कि अब सिस्टम्स को हम कनेक्ट करके काम कर सकते थे MS DOS के द्वारा, ठीक है। फिर 1986 में MS DOS 3.2 आया। यह वर्जन अप्रैल 1986 में जारी किया गया था। यह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और 720 KB को सपोर्ट करता था। एक सेकेंड कोई, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये भी क्या होती है, हमारी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन ये क्या है, एक्सटर्नल डिस्क ड्राइव है, जैसे हम सिस्टम में मतलब जैसे पेन ड्राइव है उसी तरीके से ये हमारी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है कि आपको इसको एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सिस्टम में बिल्ट नहीं होती है, ठीक है। 720 KB को सपोर्ट करता था का मतलब है कि 720 KB की ही इसकी क्षमता थी, ठीक है। इतनी ही कैपेसिटी थी कि इसमें ये MS DOS हमारा रन कर पाएगा। फिर हमारा आया था 1987 में, ठीक है। इसे कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स क्या है, कॉम्पैक्ट एक कंपनी का नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, अमेरिकन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो 1982 में डेवलप हुई थी, ठीक है। ये कंप्यूटर्स को बनाने के लिए, सेल करने के लिए उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कंप्यूटर्स के लिए बनाई गई थी ये कंपनी। तो उसमें जो कंप्यूटर्स डेवलप होते थे उन पर इस OS को चलाने, मतलब ये OS डेवलप किया गया था कि उन कंप्यूटर पे MS DOS का ये वर्जन चलाया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1988 MS DOS 4.10, इसे नवंबर 1988 में जारी किया गया था, जिसमें वॉल्यूम सीरियल नंबर्स के लिए सपोर्ट किया गया था, ठीक है। अब MS DOS में क्या हो गया, नए नए फीचर्स ऐड होने लगे, ठीक है। वॉल्यूम का फीचर आ गया, सीरियल नंबर्स का फीचर्स आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1991 में 5.0, इसकी विशेषता थी ये 3.5 इंच 2.88 MB फ्लॉपी डिस्क और फुल स्क्रीन टेक्स्ट एडिटर को सपोर्ट करता था, ठीक है। अब इसमें नए फीचर्स ऐड कर दिए कि फ्लॉपी डिस्क की क्या कर दी इन्होंने, कैपेसिटी बढ़ा दी, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर का क्या कर दिया, फुल स्क्रीन बता दिया कि अब अभी पहले क्या था, हाफ स्क्रीन में चलता था, अब फुल स्क्रीन में आप इसको चला सकते हैं टेक्स्ट एडिटर को, मीन्स कि हमारा जो MS DOS है वो पूरी फुल स्क्रीन पे चलेगा, ठीक है। फिर 93 में आया था 6.0, इसे अगस्त 1993 में पेश किया गया था। ये क्यू बेसिक डिस्क कंप्रेशन UMA ऑप्टिमाइजेशन और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसी विशेषताएं इसमें मौजूद हुई थी कि अब डिस्क कैसे आप कंप्रेस कर सकते हैं, उसको कैसे आप छोटा कर सकते हैं या पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंटीवायरस कैसे हमारे सिस्टम में हमको उपयोग करना है, तो वो कैसे उपयोग किया जाएगा, तो वहाँ पर ये फीचर्स ऐड किए गए थे। फिर 6.22 आया 1994 में, ठीक है। ये डबल स्पेस को हटाकर कंप्रेशन यूटिलिटी और ड्राइव स्पेस को शामिल किया गया था, मीन्स डबल DBL स्पेस ये कमांड है डबल स्पेस के लिए, जो हम स्पेस देते हैं ना, हमारे पास स्पेस की एक सिस्टम में एक बड़ा लंबा सा की है, ठीक है, वो तो डबल स्पेस के लिए का हटाकर, पहले डबल स्पेस का था उसको हटाकर ड्राइव स्पेस कर दिया गया था उस कमांड का नाम, ठीक है। ये MS DOS का लास्ट वर्जन था। इसके बाद MS DOS हमारा विंडोज़ में कन्वर्ट हो गया, फिर मतलब नए फीचर्स ऐड करके उसको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, ठीक है, 1995 में। तो 7.0 ये 7वां वर्जन था जो 24 अगस्त 1995 में जारी किया गया था। MS DOS 7.0 को विंडोज़ 95 कमांड लाइन में इंडेक्स किया गया, ठीक है ना, विंडोज़ 95 में इसको डेवलप किया गया। फिर 1997 में
विंडोज़ 98 के कोई फीचर्स लॉन्च किए गए, जब ये 95 से फिर नया वर्जन आया, इसमें कोई नए फीचर्स ऐड किए, फिर आया उसके बाद वर्जन 8.0 जो विंडोज़ एक्सपी के नाम से आया। ठीक है, विंडोज़ एक्सपी आप लोगों ने यूज़ किया है, अभी भी यूज़ में आता है, बहुत सारे जगह पे इसका उपयोग किया जाता है विंडोज़ एक्सपी का। मैम थोड़ा सा किया है, ज्यादा उसमें नहीं, एक बार किया था। हाँ, हम लोगों ने भी ऐसे तो कोर, विंडोज 7 ज्यादा यूज करते हैं मैं। क्या क्या, ऐसे में तो विंडोज 7 ज्यादा यूज किया है। हाँ विंडोज़ 7 की बहुत फीचर्स है ना, बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जो 8 में भी आपको नहीं मिलेंगे। तो वो क्या, 8 थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, 10 भी थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हुआ है, लेकिन 7 यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी यूज़र उसको आसानी से समझ सकता है और यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से ना एक्सपी भी था जब उस समय आया था, तो ये भी एक यूज़र फ्रेंडली ही ऑपरेटिंग सिस्टम था। हम लोग भी जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब हम लोगों ने भी वहाँ पर कंप्यूटर लैब में हम लोगों ने भी यही ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, विंडोज़ एक्सपी। ठीक है, लेकिन अब उतना प्रयोग में नहीं है, क्योंकि अब इतने नए फीचर्स आ गए हैं नए नए वर्जन्स में, तो लोग वो फिर यूज़ करेंगे ना, ये कम फीचर्स वाला फिर कोई यूज़ नहीं करता है, ये चीज़ है। तो अब आते हैं हम, नेक्स्ट है MS। आपके सारे वर्जन्स क्लियर हो गए हैं? जी मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है MS DOS की विशेषताएं, है ना, फीचर्स। MS DOS फाइल प्रबंधन करने में सहायक है, उदाहरण के लिए जैसे कि फाइल बनाना, फाइल एडिट करना, फाइल डिलीट करना। देखो, बेसिक काम इस ऑपरेटिंग सिस्टम का था फाइल्स को, डायरेक्टरी को ही मैनेज करना, कैसे फाइल क्रिएट की जाएगी, कैसे उसको डिलीट किया जाएगा, कैसे उसमें कोई भी चेंज किए जाएंगे सिर्फ, क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड काम था, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन थी उसमें, कोई ग्राफिक्स नहीं था कि आपको फ़ोटोज़ देखने हैं, आपको वीडियोज़ देखने हैं या कोई और भी कार्य करने हैं। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड काम था, तो आप टेक्स्ट में क्या थी, फाइल्स थी, डायरेक्टरीज थी। ठीक है, उसी में आपको जो भी करना है, ऐड करना है या उसमें से डिलीट करना है या न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो ये सारे काम डॉस के में अंदर डॉस के अंतर्गत किए जाते थे। फिर डॉस क्या, हमारा एकल उपयोग करता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो और ये एक समय में एक ही कार्य को करता है। तो ये भी एक तरह से सिक्योरिटी वाइज मतलब इसकी विशेषता देखी जाए तो कि भैया एक ही यूज़र इसको यूज़ कर सकता है, तो इसमें कोई और दिक्कत होगी नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई डेटा आपका लीक नहीं होगा, है ना, कोई डेटा आपका थ्रेटन नहीं होगा, ऐसे। फिर MS DOS कैरेक्टर पर आधारित इंटरफेस सिस्टम है, वही कैरेक्टर मीन्स टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, हमारा कैरेक्टर ही हमको टाइप करने हैं सारे। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सिर्फ कैरेक्टर या लेटर ही टाइप कर सकते हैं, है ना। इसमें किसी तरह का कोई ग्राफिक्स ना होने की वजह से कोई भी प्रोग्राम काफ़ी आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ग्राफिक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, तो कोई टेक्स्ट लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। डॉस में हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि इसमें एक बार में एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ठीक, मतलब नहीं करते हैं इसलिए। अब यदि आप मल्टीटास्क करेंगे सिस्टम में, हम एक साथ कई सारे फाइल्स चलाएंगे, मान लो मैंने ब्राउज़र अपना ओपन कर रखा है, मेरी कई सारी PDF फाइल्स ओपन है, मैंने वर्ड फाइल्स ओपन कर रखी हैं, अब मैं कई साथ में ये भी चला रही हूँ, मैं ये भी चल रही हूँ, मेरे ऑडियो भी चल रहा है, ठीक है, वीडियो भी चल रहा है, तो सब चीज़ें यदि चलेंगी तो मेरा सिस्टम पे क्या हो जाएगा, लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतने सारे टास्क उस पर चल रहे हैं, उसके प्रोसेसर पर लोड हो जाएगा, तो वो क्या करने लगेगा, हीट करने लगेगा। लेकिन डॉस में क्या था कि आप एक बार में एक ही कार्य कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि सिस्टम पे लोड भी ज़्यादा नहीं आएगा, और उसका पहली बात तो डॉस की कैपेसिटी भी ज़्यादा नहीं थी कि आप उसमें एक से ज़्यादा काम कर सकें। ठीक है, फिर इसमें इसकी बूटिंग स्पीड अभी के ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि ये लाइट वेट होती है, लाइट वेट होता है। ठीक है, लाइट वेट मतलब कि इसका कैपेसिटी जो है वो कम होती है, स्पेस कैपेसिटी। ठीक है, हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कम कैपेसिटी वाले कंप्यूटर में कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी कम हो। ठीक है, बूटिंग स्पीड आप लोग समझ रहे हैं क्या होती है, बूटिंग स्पीड या बूटिंग क्या होता है? मैम बोटिंग करना सुना है, बट ध्यान नहीं आ रहा है कि एक्चुअली है क्या। नहीं मैम। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट अभी हम लोग का टॉपिक है भी बूटिंग। चलो, ये मैम जैसे विशेषताएं। रीबूट तो जानते हैं, जैसे रीस्टार्ट करना है, मतलब उसको अच्छा, ऐसे पहले होता बूट पता नहीं है, रीबूट पता है। रीबूट उसका है। नेक्स्ट हाँ, स्टेप है। एक्चुअली मोबाइल में आता है ना, जैसे रीबूट करना, तो हाँ, वो चीज तो पता है, बट ये बूटिंग नहीं पता है। अच्छा, कोई नहीं, अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे अभी। फिर विशेषताएं क्लियर हैं सभी को?
हाँ मैडम। चलो, अच्छा। फिर कुछ ऐसी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही हैं, अभी हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है ना। इसके छोटे आकार के कारण यह किसी भी विंडोज़ वर्जन की तुलना में बहुत तेज़ी से बूट होगा, यह एक छोटे सिस्टम पे चलेगा, ठीक है। अब बूट कैसे होगा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लाइट वेट होने के कारण इसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरहेड नहीं होता, वही कि आप मल्टीटास्क कर ही नहीं सकते इसमें, तो ओवरलोड नहीं होगा हमारे प्रोसेसर पर, ठीक है ना, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं कि भैया ये सिंगल यूज़ है, सिंगल टास्किंग है इसलिए, और 16 बिट बेस्ड है, तो 16 बिट के ही तक ही सीमित है, उतने तक ही काम करेगा, इससे ज़्यादा डेटा पे काम ही नहीं कर पाएगा। डिसएडवांटेज वही कि एक समय में एक ही यूज़र इसमें काम कर सकता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये मल्टीटास्क आप नहीं कर सकते। वही 16 बिट और 640 MB रैम तक ये सीमित है। इसकी एक लिमिटेशन है कि सिर्फ ये इतने ही बिट तक में या इतने ही स्टोरेज तक का स्पेस देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। अब आते हैं बूटिंग प्रोसेस क्या है, बूटिंग क्या होती है, ठीक है। चलो, बूटिंग क्या होती है मैं हम आपको पहले ऐसे ही बताती हूँ मैं क्या होता है। देखो, आपने ना देखा होगा कि जब आप पहली बार कंप्यूटर टर्न ऑन करते हैं, है ना, तो कंप्यूटर जब टर्न ऑन करते हैं, हम पावर स्विच ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर चालू होते ही एक ब्लैक स्क्रीन दिखाता है, ठीक है, और वो कुछ सेकंड बाद अपने आप ही गायब हो जाती है और कंप्यूटर चालू हो जाता है। ऐसा देखा है सभी ने? जी मैम। जी। है ना, ठीक है। तो जब थोड़ी देर के लिए ब्लैक स्क्रीन दिखती है तो उस समय ही कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस हो रही होती है। जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देती है ना, वो उस समय क्या हो रहा होता है कि सिस्टम में हमारा जो ओएस है, जो भी ओएस है हमारे पास, विंडोज़ है, डॉस है, लिनक्स है, यूनिक्स है ना, जो भी ओएस है, वो जो सिस्टम में जब हमको स्क्रीन पे दिखेगा तो उससे दिखने से पहले हमारे हार्ड डिस्क में वो होता है, और हार्ड डिस्क से वो किस में जाता है, हमारी अस्थायी मेमोरी रैम पर लोड होता है, तब जाके वो हमें स्क्रीन पर शो होता है। तो जो ये वहाँ तक जाने की प्रोसेस, उसके ओपन होने की प्रोसेस जो होती है, जो हमें मतलब दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती है, इतनी जल्दी हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता है ना। तो वो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। अब क्लियर है बूटिंग क्या होती है? जी मैम। ठीक है, चलो अब बूटिंग में क्या होता है अब वो देखते हैं कि जब जैसे आपने क्या देखा कि जब स्क्रीन आई, ब्लैक स्क्रीन आई, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई सिस्टम स्लो भी काम करते हैं, तो स्क्रीन थोड़ी देर के लिए होल्ड भी हो जाती है ना। कोई सिस्टम बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो ये उनके प्रोसेसर्स पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर्स का क्या रेंज है, क्या कैपेसिटी है। तो जब थोड़ी देर के लिए ब्लैक स्क्रीन दिखती है तो उस समय ही कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस हो रही होती है ना, जिसमें कंप्यूटर अपने से कनेक्टेड सभी डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड, CPU, BIOS, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट स्टोरेज या डिवाइसेस आदि को क्या करता है, चेक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। मीन्स कि जितने भी हमारे सिस्टम मतलब ये हार्डवेयर्स हैं, हार्डवेयर जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, रैम है, मदरबोर्ड है, CPU है, ये सबको बूटिंग प्रोसेस के द्वारा चेक किया जाता है कि ये सब प्रॉपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर कनेक्टेड हैं। यदि इसमें कोई भी इशू होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा मतलब सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, वो एरर शो कर देगा स्क्रीन पर, ठीक है। मैडम ये लास्ट वाला 16 बिट और 640 MB रैम, ये बिट यानी क्या होता है मैडम? अभी मैंने पूछा था कि बिट आप लोग जानते हैं, तो तब आप किसी ने बोला ही नहीं। बता दीजिए। हाँ, बिट क्या होती है, हमारी मेमोरी स्टोरेज होती है, ठीक है। आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो आपको उसमें स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बताई गई है क्या, कि बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है? बताई गई है मैम, इमेज भी भेजा गया है ग्रुप में। अच्छा, तो फिर कैसे, मतलब फिर ये प्रश्न कैसे आया? मैम तब समझ में नहीं आया होगा, ऐसा भी हो सकता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत स्पीड में आ जाते हैं, स्पीड बहुत होती है ना। हाँ, अरे तो अच्छी बात है, स्पीड है, लेकिन आप लोग को प्रश्न करना चाहिए, रोक के वहीं पर प्रश्न करिए ना। ये जब आपसे पूछा जाता है कि आपको ये क्लियर है तो आप प्रश्न करिए वहाँ पे, है ना। मैं बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग प्रश्न किया करिए। मैं खुद इतनी बार आप लोगों से पूछती हूँ तो कोई जवाब नहीं देता है, तो क्या होता है फिर पढ़ाने का मजा नहीं आता है। अगर प्रश्न करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि कक्षा, अगर आपको कोई इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम है तो आप इंडिविजुअली उस प्रॉब्लम को लिख के रखें, उससे पूरी कक्षा को डिस्टर्ब ना करें, तो इसीलिए हम अपनी प्रॉब्लम्स को लिख के रखते हैं। अच्छा, और फिर बाद में, नहीं क्योंकि ना आप, ऐसा होता है कि हम
हर आप चीज लोग पूछेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो फिर ऐसे मतलब आपका जो पढ़ाने का जो फ्लो है वो टूट ना जाए, इसलिए हम लोग हर चीज नहीं पूछते। बराबर है मैडम। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो आपको जहाँ भी कोई भी डाउट है, मैंने जो भी स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, इसमें एक भी वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाती हूँ तो उसके बाद मैं पूछती हूँ कि आपको ये क्लियर है, समझ में आया नहीं आया। क्या होता है ना, अब जैसे आज ये क्लास है, आज की क्लास की मेरी भी प्रिपरेशन है, तो आप मुझसे आज सवाल करेंगे तो मैं आपको आज बहुत अच्छे से जवाब दे पाऊंगी। अब आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में सवाल करेंगे या उससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि मैम लास्ट क्लास में आपने ये बताया था, ये नहीं समझ में आया, है ना। वो लिखने के चक्कर में, जो आपने कहा ना कि हम लोग लिख के रखते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है ना, वो फ्लो तो रहेगा ही नहीं और उसके बाद वो चीज़ें भी उस तरीके से क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो आप टाइम रहते पूछिए, फिर भी नहीं आएगा मैम तो हम लेकिन बाद में कभी कभी क्या बताएंगे। होता है ना, यस मैम, मैम कभी कभी जैसे ये होता है ना कि अगर मान लीजिए कि आपने जो पढ़ाया फिर हम उसको दोबारा पढ़ते हैं, तो दोबारा पढ़ने में अगर कोई भी समस्या निकलती है फिर उसका कैसे समाधान होगा? या तो आप ऐसा बता दीजिए कोई समय कि जिससे हम उसको पूछ सकते हैं। तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको जैसे कोई समस्या है, नहीं समझ में आया, आपने अपनी सेल्फ स्टडी की और आपको कोई नया डाउट मिला, तो आप मुझसे जब नेक्स्ट क्लास होगी, तो हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे, जब तक लोग जुड़ते रहते हैं तो वो टाइम हमारे पास एक रहता है 5-10 मिनट का टाइम, आप उसमें पूछिए ना। थैंक यू मैम। ठीक है। ओके मैम। तो बिट, ये देखो बिट ये है स्टोरेज कैपेसिटी है हमारी मेमोरीज की। ठीक है, जो भी मेमोरीज हमने पढ़ी हैं कंप्यूटर में, रैम रोम, ठीक है। तो बिट क्या होता है हमारा, एक बिट होती है। अब बिट जैसे कि बिट दो तरीके से होती है, दो होते हैं, 1 और 0। 0 मतलब कि ऑफ और 1 मतलब कि ऑन। मतलब कि अब अब बिट में, अब आपको और कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, बिट के फॉर्म में डेटा हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक बिट हुई तो एक बिट में आपका डेटा, एक बिट का उसका स्टोरेज होगा कि सिर्फ इतना एक बिट का डेटा ये स्टोर करेगा। यदि आपकी बिट 16 बिट है तो 16 बिट में क्या होगा, ये 2 बाइट में कन्वर्ट हो गया। अब 8 बिट की क्या होती है, 1 बाइट होता है। ठीक है, ये कैपेसिटी है डेटा स्टोर करने की, मेमोरी की। फिर बाइट के बाद आपका क्या हो जाता है, आपके कितने बाइट होंगे, जब वो एक किलो बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके मेगा बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये एमबी है, ये क्या है, मेगा बाइट है। ठीक है, मेगा बाइट कितने का है, ये 1204 केबी का 1 मेगा बाइट होता है। ठीक है, जी मैम। अभी क्लियर है, क्योंकि अभी अब मुझे, जी मैम। हाँ अभी बिट का मैं अब आपको एग्जांपल नहीं समझा पा रही हूँ अभी तो लेकिन मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट ये मैं बता सकती हूँ कि एक बिट्स के बाद से जितने भी आपके स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये उसकी कुछ संख्या है जो पहले से ही निर्धारित होती है। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। आपको और डाउट होगा तो आप जिन्होंने आपको पढ़ाया है ना, उनसे भी क्लियर करिए, उनके पास इसका और डेटा होगा ना। अभी क्या मैं इस टॉपिक में चल रही थी, बीच में हम इसमें आ गए, है ना। इसलिए मैंने ये कहा कि आपका जो भी पॉइंट रहता है ना, आप उस समय ही क्लियर करें। चलो मैं लास्ट में उसको और यदि नहीं समझ में आया होगा बिट तो मैं लास्ट में और एक्सप्लेन कर दूंगी अभी। ठीक है मैम उससे अगली क्लास में भी पूछ सकते हैं ना, आज जो आपने पढ़ाया हम हाँ घर जाके हम स्टडी करेंगे, अगर हमें कोई समस्या है तो उसके बाद हम ऐसे मतलब पूछ सकते, बाद में पूछ सकते हैं ना, हाँ हाँ पूछ सकते हो। क्लास के शुरू में। मतलब हाँ आपने जो कहा ना, जब लोग जुड़ते हैं 5-10 मिनट का समय रहता है, तो उस समय में हम पूछ सकते हैं ऐसा। हाँ हाँ ठीक है। ये किसने प्रश्न ये किया था बिट का? मैडम मैंने। तुम्हारा नाम बोलो, क्योंकि मेरे सामने अभी मेरी सिर्फ ये पीपीटी स्क्रीन दिख रही है। प्रथमेश कुट्टी। हाँ प्रथमेश, ठीक है। तो तुमको बिट क्लियर हुआ, क्योंकि ये ना ये फिक्स्ड रेंज है इसकी मेमोरी की, कि एक बिट होती है, फिर 1 से 8 बिट से बाइट बनता है, बाइट में फिर कन्वर्ट होता है किलो बाइट में। तो 1024 की बाइट होती है, वो 1 केबी हो जाती है, 1 किलो बाइट। ठीक है, फिर 1024 की केबी हमारा 1 मेगाबाइट में कन्वर्ट होता है, फिर 1024 मेगाबाइट कन्वर्ट होता है हमारा टेराबाइट में। ये ऐसी ऐसी इसकी क्या है, कैपेसिटी की रेंजेस हैं और उसके टर्म्स हैं। ठीक है, ये मेमोरी स्टोरेज की कैपेसिटी है। समझ में आया ठीक है। प्रथमेश कि अभी भी ठीक है डाउट मैम। है? नो नहीं। चलो ठीक है। तो बूटिंग प्रोसेस समझ में आ गई क्या थी, है ना। अभी देखो थोड़ा सा और यहाँ भी देख लेते हैं
कि जैसे हमने पावर स्विच ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम पर आने तक की पूरी प्रक्रिया क्या है, बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है इसकी, है ना, जिसमें मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्ड डिस्क से अस्थायी मेमोरी में लोड हो जाता है। ये कह सकते हैं कि बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका कंप्यूटर क्या होता है, इनिशियलाइज होता है, मीन्स की स्टार्ट होता है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर अपने सभी हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स, है ना, हार्ड डिस्क, CPU, मदरबोर्ड की क्या करता है, जांच करता है और उन्हें एक साथ काम करने के लिए तैयार करता है तथा डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें है, जो लोड होकर हमको दिखने वाला है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और तो इस प्रकार ये बूटिंग प्रोसेस होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटर को किसी प्रकार की समस्या मिलती है तो बूटिंग की वह प्रक्रिया क्या हो जाती है, वहीं रुक जाती है और स्क्रीन पर एरर मैसेज प्रदर्शित हो जाता है ना। ये तो मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है। तो बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, ये क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम, बूटिंग कितने प्रकार की होती है और कैसे होती है ना। तो दो तरीके से बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग वो जो हमने अभी डिस्कस की है, नॉर्मल जो बूटिंग प्रोसेस है वो कोल्ड बूटिंग होती है, सिस्टम ऑन होने की, कि जब पहले से बंद किसी कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है, ठीक है। वार्म बूटिंग जब किसी चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है, ठीक है, जो पल्लवी कह रही थी ना रीबूट, ये वार्म बूटिंग होती है वो, ठीक है, कि ऑलरेडी आपका सिस्टम ऑन है और उसके बाद आपको रीस्टार्ट करना है, या जैसे मान लो हम लोग के अपडेट वर्जन्स आते हैं, है ना, विंडोज़ 10 है, मेरे सिस्टम पे अभी अपडेट दिखा रहा था कि आपको अपडेट वर्जन उपलब्ध है, आप उसको इंस्टॉल करिए और उसको रन करिए, ठीक है। तो मैंने अभी इसको नहीं किया क्योंकि मैं इसको करूँगी तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा और काफ़ी टाइम ले लेगा। तो ये वार्म बूटिंग का एग्जाम्पल था, ठीक है। या हमारे फ़ोन में भी एंड्रॉइड के वर्जन्स आते हैं, नए नए अपडेट आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको रीबूट करते हैं जिससे कि वो क्या हो जाए, हमारे सिस्टम में प्रॉपर इंस्टॉल हो जाए और फिर रन होने लगे, ठीक है। अब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है, तो इसके 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है पोस्ट, POST, इसका फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले पोस्ट की प्रक्रिया होती है जिसमें कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच की जाती है कि कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो ठीक से कनेक्टेड हैं कि नहीं, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, उसको चेक किया जाता है। और वो यदि उसमें कोई दिक्कत आ जाएगी तो वहीं पर एरर हमारा प्रदर्शित हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारी बूट रिकॉर्ड। जब यहाँ क्लियर हो गया कि हाँ सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा बूट रिकॉर्ड पर। जब पोस्ट के द्वारा सभी प्रकार की चेकिंग कर ली जाती है तब इसके बाद कंट्रोल किसके पास चला जाता है, बूट रिकॉर्ड के पास चला जाता है, ठीक है, जो डिस्क के बारे में पूरी जानकारी प्रदर्शित करता है। अब डिस्क में आपकी क्या स्पेस है, क्या मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है ना, उसमें कोई और पहले से डेटा अवेलेबल है कि नहीं, उसमें से डेटा रिमूव करना है या नहीं करना है, मतलब वो बता देता है कि आपकी डिस्क कितनी खाली है और कितनी भरी हुई है, ठीक है। एक सेकेंड, फिर है नेक्स्ट है डॉस कर्नल, ठीक है। कर्नल वर्ड से क्या समझ में आता है, कर्नल जैसे कि हमारे आर्मी में है कर्नल होते हैं ना, कर्नल वर्ड सुना होगा, तो ये क्या होते हैं, हमारे हेड ऑफ द टीम, है ना, हेड ऑफ द टीम, हेड ऑफ द ग्रुप, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है कर्नल। तो हमारे डॉस कर्नल का मतलब है कि हमारे DOS में भी ऐसा ही कुछ एक कर्नल करके वर्ड है, मतलब टर्म है, ठीक है। क्या है वो देखते हैं। यह चरण बूटिंग प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस चरण में डॉस कर्नल मेमोरी में लोड होता है। कर्नल मेमोरी जो होती है हमारी हेड ऑफ दी ऑल मेमोरीज, जितनी भी मेमोरी हमारे सिस्टम में है, रोम, रैम, मतलब स्थाई अस्थाई मेमोरी, उन सब का हेड होती है कर्नल मेमोरी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ठीक है, उसी पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। कर्नल दो विशेष सिस्टम फाइल्स के द्वारा चलता है, जिसमें होता है IO.sys फाइल, ठीक है, इनपुट आउटपुट डॉट सिस फाइल है ये, तथा MS-DOS.sys फाइल, ये हमारा क्या हो गया, डॉस की सिस फाइल, सिस्टम फाइल, मतलब सिस मतलब सिस्टम, ठीक है, सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है, एक्सटेंशन लिया हुआ है .sys यहाँ पर, से मिलकर बनता है। ये दोनों फाइलें क्या होती हैं, हिडन मोड में होती हैं, ठीक है, ये हमको नहीं दिखाई देंगी, ये इंटरनल इसमें प्रोसेस की जाती है। फिर नेक्स्ट होता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। डॉस कर्नल लोड होने के बाद बूटिंग प्रक्रिया अगले चरण में कंप्यूटर config.sys फाइल को सर्च करता है, ठीक है, config.sys फाइल होती है इसमें, इसको सर्च करता है और इस फाइल में दिए गए पैरामीटर्स के अनुसार सिस्टम की विभिन्न इंटरनल सेटिंग करता है, कि जो सिस्टम की जो भी इंटरनल सेटिंग्स हैं वो यहीं पर हो जाती हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत, ठीक है।
सिस्टम config.sys फाइल के द्वारा। फिर नेक्स्ट है command.com, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डॉस का, ठीक है। डॉस बूटिंग प्रक्रिया के इस चरण में डॉस की एक और महत्वपूर्ण फाइल command.com मेमोरी में लोड होती है। command.com फाइल में क्या होता है, हमारी सारी इंटरनल कमांड्स होती हैं जो हम सिस्टम में अभी मतलब MS DOS जब ओपन करेंगे और जितनी भी कमांड्स हम उसमें चलाएंगे वो सारी कमांड्स हमारी इस फाइल में होती हैं। जब ये फाइल लोड होगी तभी हम सारे कमांड्स चला पाएंगे, यदि ये फाइल लोड नहीं होगी तो हम कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। डॉस के सभी इंटरनल कमांड्स इसी फाइल के अंदर रहते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं यदि ये फाइल उसमें उपस्थित है तो। फिर नेक्स्ट है auo.exec.bat, ठीक है। ये भी क्या है, देखो बूटिंग प्रोसेस के चरण में command.com फाइल अपने आप ही auo.exec.bat फाइल को ढूंढकर उसे रन करती है, ठीक है। ये exec.bat एक फाइल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक बैच फाइल होती है। अब बैच फाइल से आप समझ पा रहे हैं, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कैसे देखा था कि उसके अंतर्गत कैसे काम होता है, तो कैसे बैचेस बनते हैं, बैच फाइल्स बनती हैं कि एक बैच में कितने फाइल्स होते हैं, कैसे फाइल्स होते हैं कि सिमिलर पैटर्न्स की फाइल्स होती हैं उसमें, ठीक है। यहाँ भी उसका काम वही है। तो एक बैच फाइल होती है जिसके द्वारा सिस्टम का समय व दिनांक को विभिन्न सॉफ्टवेयर के साथ सेट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें टाइम है, डेट है, ये क्या सिमिलर टाइप ऑफ टर्म्स हैं, तो इनको एक बैच फाइल में इसको क्या किया गया है, एकत्रित किया गया है और उसके हिसाब से इसको प्रोसेस किया जाता है। यह एक ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, अर्थात इसे रन करने के लिए कोई कमांड टाइप नहीं करनी पड़ती, ठीक है। ये अपने आप ही यदि ये फाइल हमारे उस डॉस में यदि इनबिल्ट है तो हमको अलग से इसके लिए कमांड नहीं देनी पड़ती, ये अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाती है। जब हम सिस्टम ऑन करते हैं, हमने पहले से ही इसमें टाइम सेट कर रखा है, डेट सेट कर रखी है, तो वो अपने आप वैसे की वैसे दिखाने लगेगी जो रियल टाइम चल रहा है उसके साथ, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो उस समय सेट किया था वही दिखाएगा, अभी जो रियल टाइम होगा हमारा उसी के अनुसार वो चलेगा, तो हमको उसके लिए कमांड नहीं चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा बूटिंग प्रोसेस का आखिरी चरण होता है auto.exec.bat फाइल के द्वारा, ठीक है ना। फिर है डॉस प्रॉम्प्ट। सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आखिर में मॉनिटर पर डॉस प्रॉम्प्ट की स्क्रीन दिखाई देती है जो ये बताती है कि डॉस लोड हो चुका है और अब कंप्यूटर पूरी तरह से कार्य करने के लिए क्या है, तैयार है, ठीक है। डॉस प्रॉम्प्ट अभी मैंने बात की थी ना कि हमारे क्या कहते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डॉस फाइल होती है। तो हम डॉस फाइल कैसे चलाते हैं, हमारे विंडोज़ में एक होता है क्या कहते हैं, विंडोज़ की होती है, एक विंडोज़ की हमारे स्क्रीन पर भी दिखाई देती है लेफ़्ट साइड पर। यदि हम उस पर क्लिक करते हैं या उसके बगल में होता है हमारा उस पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आता है सर्च करने का। यदि हम उसमें CMD कमांड का शॉर्ट फॉर्म है, यदि हम टाइप करते हैं तो क्या खुलता है, एक कमांड प्रॉम्प्ट खुलता है, ठीक है। देखो इस तरीके से, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट जब खुलेगा तो इसमें हम जैसे दिख रहा है ना ये C:\/ ये बना हुआ है, इसके आगे हम क्या करेंगे, हमारी कमांड टाइप करेंगे और फिर उसको एंटर करेंगे। तो फिर वो कमांड यदि सही होगी, ठीक होगी, तो वो एग्जीक्यूट होगी और आउटपुट देगी, और कोई भी प्रॉब्लम होगी उस कमांड में तो वो कोई आउटपुट नहीं देगी और एरर शो कर देगी, ठीक है। तो डॉस कमांड्स पे हम आ जाते हैं। अभी तक यहाँ तक क्लियर है आपको, बूटिंग प्रोसेस तक जो भी हमने MS DOS में शुरू किया वहाँ से अभी तक? यस मैम। चलो, तो अब आते हैं हम डॉस के कमांड्स पर कि डॉस में कमांड्स अब कैसे काम करती हैं, है ना। तो हमको जो भी काम करवाना है सारे कमांड के द्वारा काम होते हैं। MS DOS की ये कमांड्स कमांड प्रॉम्प्ट में दी जाती हैं जो हमारे सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से। फिर है कमांड को दो भागों में विभाजित किया गया है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड्स वो कमांड्स होती हैं जो कि command.com में उपस्थित होती हैं सारी, ठीक है ना। और ये कहाँ होता है, डॉस की मेन प्रोग्राम फाइल में होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम शुरू होने पर मेमोरी में लोड होता है। जब डॉस लोड होता है तो उसके साथ ये सारी फाइल्स भी लोड होती हैं। ये कमांड किसी फाइल के रूप में नहीं होती बल्कि एक स्पेशल वर्ड के रूप में होती है। मीन्स जो कमांड हम टाइप करते हैं वो, जिसको किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो कुछ कमांड्स हैं जैसे कि MD है, CD टाइम, ये अभी हम आगे इसको और विस्तार से बताएंगे कि ये कमांड्स कैसे कैसे चलती हैं, टाइम, डेट, कॉपी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सटर्नल कमांड्स। एक्सटर्नल कमांड एक ऐसी फाइल होती हैं जो डिस्क पर रहती हैं,
उनमें .com, .exe या .bat का एक्सटेंशन लगा होता है। उदाहरण के लिए सिस्टम के अंदर यदि abc.exe नाम की कोई फाइल पहले से सेव है तो इस कमांड को रन कराने से वो फाइल ओपन हो जाएगी, और अगर यदि उस नाम की फाइलें सेव नहीं है तो एरर दिखाएगा, क्योंकि यह बाहरी कमांड है। यह तभी काम करेगा जब सिस्टम में abc.exe नाम की फाइल मौजूद होती है। चलो ठीक है। एक्सटर्नल कमांड्स वो कमांड्स होती हैं जो हार्ड डिस्क ड्राइव पर सेव होती हैं। अब हार्ड डिस्क ड्राइव पर सेव कौन सी फाइल्स होती हैं? जिन्हें हमने सेव किया होता है, ठीक है, जो रैम पर नहीं होती हैं। जो रैम पर हमने कोई काम किया है, चाहे मेरी वर्ड फाइल हो, पीपीटी हो, यदि मैंने उसे सेव नहीं किया है तो वो क्या हो जाएगा, मेरे सिस्टम बंद करने पर ही वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। यदि मैंने उसे सेव कर दिया है और मैं सिस्टम अपना बंद कर रही हूँ सेव करने के बाद, उसको क्लोज करने के बाद, तो वो कहाँ सेव हो गई है? हार्ड डिस्क ड्राइव पर सेव हो गई है। तो उन फाइल्स को ओपन करने के लिए जो कमांड्स दी जाती हैं वो एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं। और .exe एक्सटेंशन किसका है पता है? .exe किस फाइल का एक्सटेंशन है? नोटपैड सुना है आप लोगों ने? नोटपैड। हाँ मैम। जी मैम। नोटपैड का एक्सटेंशन है .exe फाइल, ठीक है। जब नोटपैड पे हम लोग कोई टाइप करते हैं और कुछ सेव करते हैं तो वो हमारी हार्ड डिस्क पे ही सेव होती है फाइल, ठीक है। तो .exe उसका एक्सटेंशन है। और जो एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं वो हमारी command.com में शामिल नहीं होती हैं, ठीक है ना। इंटरनल कमांड्स हमारी command.com में शामिल होती हैं। ये डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। तो कुछ एक्सटर्नल कमांड्स जी हमारी मैम, जैसे यहाँ पे होता है कि जैसे हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो उसका डुप्लीकेट मतलब एक कोई फाइल बन जाता है, जैसे वो ओपन नहीं होता है और वो मतलब नोटपैड का फाइल मतलब बन जाता है अलग से, तो वो ऐसे क्यों हो जाता है मैम? वो प्रॉपर तरीके से फाइल क्रिएट नहीं होती है। वो कई बार क्या होता है, वायरसेस की वजह से भी क्रिएट हो जाती हैं वैसी फाइल्स, या आपका प्रॉपर पाथ नहीं ले पाता है, इस वजह से भी डुप्लीकेट फाइल्स नहीं चल पाती हैं। ओके मैम। तो इस तरीके से कमांड्स होती हैं, इंटरनल कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड्स। हम इनको आगे मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कमांड्स है और सारी कमांड्स ही हमको डिस्कस करनी है। मींस कि आपको ये होना चाहिए कि आप MS-DOS चलाने लायक हो जाने चाहिए आपको, कि कहीं आपको MS-DOS चलाना है तो आप उसको एग्जीक्यूट करके दिखा सकें, ठीक है। तो हम ये MS-DOS की जो कमांड्स हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जितना डिस्कस किया है वो सब कुछ सबको क्लियर है? जी मैडम। और कोई प्रश्न है? अभी तो नहीं। नहीं मैम। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी तक हम लोग ने जितना पढ़ा है आप लोग सब रिवाइज करके रखिए, हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है जी मैम। लेकिन जो भी है, जहाँ भी कोई पॉइंट पे यदि लगता है कि ये डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा है, तब तुरंत पूछिए। मेरे साथ तो एटलीस्ट मेरी क्लास में तो पूछिए, बाकी क्लासेस का तो मैं नहीं कह सकती, ठीक है। हाँ मैम। चलिए ठीक है। नहीं मैम, मेमोरी वाला भी वो डाला हुआ है इमेज, जैसे 1 बिट इक्वल टू कितना होता है, ये 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ऐसे कुछ करके है सब। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स की क्लास है ना, तो उसी में बताया जाता है ये सब कुछ, ये बिट्स क्या होती हैं। तभी ये क्या होते हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ना होता है। ये आप बेसिक पे पढ़ ही नहीं सकते जब तक आप कंप्यूटर्स के बेसिक्स नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं बार बार वहीं पे ये जो बहुत चीज़ें बेसिक प्रश्न जहाँ होते हैं मैं इसलिए पूछ लेती हूँ कि ये आप लोगों को क्लियर है, ये आपको पता है ना, क्योंकि नहीं पता है तो हम उसको वहाँ एक्सप्लेन कर सकें आपको, फिर हम आगे बढ़ें। जी मैम। ठीक है, चलिए। हाँ मॉडल पे अवेलेबल है क्या वीडियोस? हाँ, मूडल पे आपको सारे वीडियोस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अभी इस क्लास के नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अपलोड, तो आपको बता दिया जाएगा। आप लोग सभी लोग मूडल पे अपनी आईडी बना लें। हाँ हाँ बना लिए। जी मैम, Actually बन देखो, गया। बस मिस हो गए थे मैम।
अच्छा ठीक है, मूडल पे वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे और आप लोग को लिंक शेयर कर दी जाएगी ग्रुप पर। ठीक है मैम, थैंक यू।